हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं और इस पहली यूनिट का नाम है जीव जगत की विविधता। इसमें हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा, अर्थात समस्त जीवों को R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 5 जगतों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी। इस प्लांटी जगत को चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5वां जगत जो कि चैप्टर नंबर 4 के रूप में है, ये इस यूनिट का हमारा जो है लास्ट चैप्टर है। उसके बाद अगली यूनिट चालू हो जाएगी। इस चैप्टर का नाम यानी चैप्टर नंबर 4 जो है, इसका नाम है एनिमेलिया, और एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स मतलब प्राणी जगत। ठीक है, तो आज हम इस नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4, इसका नाम है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। देखिए, ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसमें जो एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत जो होता है, इसी को हम कहते हैं प्राणी जगत। अब इस एनिमेलिया जगत के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है, बहुकोष के जीव, बहुकोष के, यानी इस प्राणी जगत में जो भी जीव हैं वो सब क्या है, बहुकोष के हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यूकैरियोटिक होते हैं ये, यूकैरियोटा, यानी ये जो जीव है उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी पूर्ण विकसित कोशिका होती है, जिसमें झिल्लीबद्ध सभी प्रकार की संरचनाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःप्रदपी जालिका है और एक सुविकसित केंद्रक है, ये सभी चीजें उपस्थित होती हैं, यानी यूकैरियोटा होता है। इसमें देखिए, ये दोनों विशेषताएं तो प्रोकैरियोट उनकी भी थी, पादप जगत वालों की भी थी, यानी चैप्टर नंबर 3 में भी हमने यही पढ़ा था। अब कुछ विशेषताएं जो इन्हीं में होती हैं, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, कोशिका भित्ति की या कोशिका भित्ति का अभाव। इस जगत के जो सदस्य होते हैं उनमें कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह प्राणी कोशिका की विशेषता होती है। साथ में इनमें हरित लवक का अभाव होता है। इनमें वर्णक नहीं पाए जाते, यानी हरित लवक नहीं होता है, और जब हरित लवक नहीं होता है तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो ये इस एनिमेलिया जगत के सभी सदस्य जो होते हैं वो अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी, यानी जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन का निर्माण इनके अंदर नहीं होता है। तो ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब कह सकते हैं कि ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। इनके भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है उसमें भिन्नताएं होती हैं।
कुछ स्वयंपोषी यानी कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी के रूप में भोजन करते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे जीवों से को मार करके या उन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये विषमपोषी होते हैं, ना कि स्वयंपोषी होते हैं। पादपों के अंदर, यानी हमने पादप जगत के सदस्यों की विशेषता बताई कि वो कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। यहां ये सब क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी होते हैं। अब देखिए, जीवों में बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कोई जीव बहुत छोटा होता है जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कोई जीव इतना बड़ा होता है कि जिसको हम दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि उसका शरीर बड़ा विशाल होता है, बहुकोश की संरचना के रूप में होता है। तो इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस जगत में विविधताएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। आप खुद देखिए कि अगर आप किसी चिड़ियाघर में जाते हैं और वहां पर कई तरह के प्राणियों को जब देखते हैं, तो कोई कैसा है, कोई कैसा है, उनके आवास अलग अलग होते हैं, उनका जो है शरीर का जो सिमेट्री होती है, यानी उनकी जो सममिति होती है वो अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होता है। तो इनमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। अब इस विविधता के आधार पर इन जीवों को क्या किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। जिस तरह से हमने पादप जगत का वर्गीकरण किया था, यहां भी जीव जगत का वर्गीकरण करते हैं। तो ये वर्गीकरण जो है, क्योंकि यहां जीवों में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, प्राणियों में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, पादपों के तो कुछ ही लक्षण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्गीकरण के लिए कुछ लक्षणों को या कुछ गुणों को आधार माना जाता है, जिनके आधार पर इन जीवों को अलग अलग समूहों के रूप में बांट दिया जाता है। प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, अब देखिए ये जो प्राणी हैं इनका वर्गीकरण करना है। अब किस आधार पर वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उनके लक्षणों के आधार पर इन प्राणियों को वर्गीकृत किया गया, प्रयास किया गया। अब हर वर्गीकरण में कुछ न कुछ कमियां थी, तो कुछ ऐसे आधार लेकर के प्रारंभिक तौर पर जीवों का यानी प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ये वर्गीकरण के आधार की, यानी जिन वर्गीकरण के आधार, बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। तो जीवों में वर्गीकरण यानी प्राणियों में वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आधार, जैसे कि अगर हम कहें कि भाई कोश की संरचना कैसी है, एक कोश के, बहुकोश के, इसमें बहुकोश के होंगे सभी। इसके बाद इसमें कोशिकाएं जो है वो संगठित हुई है, अंगों के रूप में है या तंत्रों के रूप में है, तो इसको कह सकते हैं शारीरिक संगठन के आधार पर, प्राणी के शरीर की सममिति के आधार पर, उसके अंदर देह गुहा किस प्रकार की है, उपस्थित है अथवा नहीं है उसके आधार पर, और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरह के तंत्र जो है या नहीं है सुविकसित, और है तो वो भी कौन से प्रकार के हैं। ये कुछ आधार हैं जिनके बेस पर हम क्या करेंगे, प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम कह सकते हैं वर्गीकरण के आधार, जैसे कुछ आधार हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से सममिति, देह गुहा, खंडी भवन, शारीरिक संगठन का स्तर, शारीरिक संगठन का स्तर,
इसके अलावा देखिए कई और भी हैं, यानी किस तरह का शरीर है, तंत्रीय स्थिति, यानी एक तरह से जनन स्तर, यानी कोरक स्तर, कोरक स्तर के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इस कई ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर इनको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे ये हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण के आधार। सबसे पहले लें संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर के आधार पर अब देखिए, जीव प्राणी जो होते हैं उन सभी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। आप सब जानते हैं कोशिका होती हैं। कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतक बनाती हैं। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से शरीर बनते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर प्राणी जो है वो किस स्तर का है, यानी उसके अंदर ये ऊतक, शरीर में ऊतकों का तो निर्माण हो गया है लेकिन अंगों का, तंत्रों का निर्माण नहीं हुआ है, या फिर अंग तो बन गए हैं लेकिन क्या नहीं बने, तंत्र नहीं बने। और जो पूर्ण विकसित होते हैं उसमें शरीर में क्या होता है, अंग आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, तंत्र बना लेते हैं। तो जो कम विकसित होते हैं उनका शरीर ऊतक लेवल का होता है या कोश के लेवल का होता है। कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, और जो ज्यादा विकसित हो जाते हैं उनका शरीर जो है वो तंत्र लेवल का हो जाता है। तो शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणी जो होते हैं वो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। संगठन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो होता है कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन। दूसरा होता है ऊतक स्तर का संगठन, और तीसरा होता है अंग तंत्र स्तर का संगठन। अब देखिए, कोश के स्तर के संगठन में क्या होता है कि प्राणी के अंदर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं। तो इस तरह का संगठन जिनमें कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं, संगठित होकर के ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, तो ऐसे जो होते हैं इनको कोश के स्तर का संगठन कहते हैं। जैसे कि स्पंज वगैरह होते हैं, पोरीफेरा के सदस्य होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि ऊतक स्तर का संगठन का मतलब होता है जिसमें कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना लेते हैं और कार्य जो है अलग अलग ऊतकों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सीलन-टेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका संगठन जो है वो ऊतक स्तर का होता है। तीसरा है अंग तंत्र स्तर का, जिसमें ऊतक आपस में मिलकर के अंग बना लेते हैं और अंग मिलकर के तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और फिर उनके द्वारा क्या होता है कि
कार्य किया जाता है। पाचन तंत्र के द्वारा पाचन का कार्य, श्वसन के द्वारा श्वसन। तो इस प्रकार के जो होते हैं तो उनको कहते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। यानी प्लेटी हेलमंथी संघ के जो सदस्य होते हैं उनमें अंग तंत्र का होता है, अंग का स्तर का होता है, और एसके हेलमंथी से लेकर के और कॉर्डेटा संघ तक के समस्त प्राणी जो होते हैं उनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के क्या है, वर्गीकरण के आधार हैं। तो हम एक एक करके इनके आधारों के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके।